हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। आज हम पढ़ेंगे कि वही ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, क्या हमें रिजल्ट मिलता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी कुछ एप्लीकेशन। उससे पहले जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग की जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस होती है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की। एक ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के रूप में, स्विच के रूप में या फिर ऑसिलेटर के रूप में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर या फिर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। यानी हम जो इनपुट देते हैं, करंट में दें या वोल्टेज में दें, उसका हमें आउटपुट कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड स्टेजेस। ये मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है। कौन सा? ये है NPN। देखो हमने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है, NPN, और कॉन्फ़िगरेशन कौन सी ली है, CE, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या चीज़ मिलती है। यानी अगर हम इनपुट में IB को चेंज करते हैं, इनपुट में अगर हम IB को चेंज करते हैं तो IC में पर क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर हमने जाना अगर हम इनपुट यानी IB में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो IC में चेंज हो जाता है। IB में चेंज करने से IC में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। आज हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है, देखिए NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। N देखिए, ये N, ये P और ये N कॉमन एमिटर वाला हमने कॉन्फ़िगरेशन ली है। इसके साथ यानी इसकी हमने क्या की, NPN फॉरवर्ड बायसिंग, इसके साथ एक वोल्टेज कनेक्ट की यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, कौन सा, इनपुट। इधर वाले पार्ट के, आउटपुट वाले पार्ट के हम क्या करते हैं, हमेशा कलेक्टर की क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग। तो हमने इसकी क्या की है, रिवर्स बायसिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वोल्टेज को एक वोल्ट मीटर लगा दिया, VCE इसका नाम है, इसका VB है क्योंकि किस किस के बीच में लगा हुआ है, बेस और एमीटर के बीच में, और ये किस किस के बीच में लगा हुआ है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। तो आइए अब हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, जब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग किसकी, इनपुट वाले की फॉरवर्ड बायसिंग की, तो ये वाली डिप्लीशन लेयर हमें पता है कि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये वाली डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है और ये वाली डिप्लीशन लेयर, क्योंकि इसकी क्या हुई है, रिवर्स बायसिंग, तो ये वाली डिप्लीशन लेयर क्या बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें से करंट फ्लो नहीं होता और इसमें से इजीली करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो करंट जाएगा IB, इधर से जो निकलेगा ये वाला, दोनों क्या होंगे, IE, और ये वाला जो करंट क्या होगा, IC। इधर देखिए, ये वाला IC और ये वाला कौन सा, IB, और इधर से जो यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, दोनों का प्लस। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनती है हमारे, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, अब सोचिए कौन सा करंट ज़्यादा होगा, IE की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि IE IB और IC से मिलकर बना है। अब देखिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं फॉरवर्ड बायसिंग का, फॉरवर्ड बायसिंग का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए, ये हमने लास्ट टाइम ग्राफ बनाया था, ये ऐसे बनता है ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग का। ये वोल्टेज और ये करंट, ये वोल्टेज और ये करंट। अब देखिए, जब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, कुछ वैल्यू तक क्या रहता है हमारा, कुछ वैल्यू तक IB किस किस के बीच में है, VBE, VBB। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हमारा IB क्या रहता है, जीरो रहता है, जीरो रहता है। अगर सोचिए IB जीरो है, इफ IB इज जीरो, देन दिस, उस केस में क्या होगा, क्या IC की कुछ वैल्यू होगी। देखो, जब IB फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर है। ये वो वाली स्टेज है। देखो, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर कम होती चली जाती है और एक पॉइंट पर आकर ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है। ठीक है,
खत्म होने के बाद करंट फ्लो होना शुरू होता है, लेकिन जब तक ये डिप्लीशन लेयर रहती है, जब तक उस टाइम तक करंट फ्लो नहीं होता। तो उस केस में बताइए कि क्या आईसी, जब तक ये वाली स्टेज है यहां तक, क्या आईसी फ्लो होगा? आईसी फ्लो नहीं होता, क्योंकि देखिए यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये। अगर हम यहां पर डिप्लीशन लेयर बनाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव ये वाली स्टेज आ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ये इनको कौन रोकेगा, इनको कौन, होल्स को कौन रोकता है? देखिए देखो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इधर वाले होल्स को कौन रोकेगा, इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकेगी। लेकिन ये कब फ्लो होना शुरू होंगे, जैसे ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी, ये वाला करंट फ्लो होगा और इधर वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर आना शुरू कर देंगे, इधर वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर आना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ IB इज 0 देन IC इज ऑल्सो 0। तो उस कंडीशन तक IC भी क्या होगा, क्योंकि IC किसके कारण फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, क्या होगा ये 0। ठीक है, और जैसे जैसे हम IB बढ़ाते हैं, IB इसके बाद अगर हम इस वोल्टेज को और आगे बढ़ाते हैं तो IB फ्लो होना शुरू हो जाता है और फिर IC भी फ्लो होता है। लेकिन इसको हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये किस पर करते हैं, ये VCC हमारा क्या रहना चाहिए, VCC कांस्टेंट, ताकि उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकें। ठीक है, देखिए IB 0 तो IC भी 0 होता है। अब उसके बाद देखिए, और जैसे जैसे हम IB को बढ़ाते हैं वैसे वैसे IC भी फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसका रिलेशन देखिए कि ये वाली स्टेज, देखो ये वाली स्टेज, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो इस वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस वाली, यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं होता, इस वाली स्टेज को हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेज। क्या बोलते हैं, कट ऑफ स्टेज। ये ट्रांजिस्टर की कौन सी स्टेज होगी, देखो कट ऑफ स्टेज, कट ऑफ स्टेज और इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इनएक्टिव स्टेज बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग, उसमें क्या होगा बिल्कुल भी आपका क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड स्टेज, जैसे ही हम IB को बढ़ाते हैं, IB को बढ़ाते हैं, IC भी फ्लो होना शुरू हो जाता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं कट इन और एक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज ठीक ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, देखो जैसे IB बढ़ेगा IC भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी इसके मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, एक्टिव स्टेज, जिसमें ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कट इन, या तो फिर कट इन बोलते हैं या फिर एक्टिव स्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद ये होता है, एक स्टेज आती है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो IC फ्लो हो रहा है, जो IC फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। जैसे यहां से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जाते हैं, मान लो इधर से कितना रास्ता है इनका जाने का, मान लो 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर वाले होल्स क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको अट्रैक्ट करें। मान लीजिए 2-2 करके होल्स जा रहे हैं, 2-2-2 ये रास्ता है, 2-2 होल्स जा सकते हैं, 2-1 बार, 2-1 बार, 2-1 बार, 2-1 बार। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर हमें पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा नहीं होते, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर वो करंट बंद हो जाता है और फिर वो कैसी स्टेज आ जाती है, सैचुरेशन स्टेट। कैसी स्टेज आ जाती है, सैचुरेशन स्टेट। लेकिन अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम IB में कुछ चेंज करते हैं। अगर IB इधर से इसको और ज़्यादा होल्स देगा, यानी और ज़्यादा चार्ज कैरियर्स देगा। देखो चार्ज कैरियर्स देने से क्या होता है, I का फॉर्मूला क्या होता है, NeAVD। अगर हम चार्ज कैरियर्स ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमने इसको यहाँ से ज़्यादा होल्स दिए तो और ज़्यादा वो क्या करेगा
इधर वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर, यहाँ से करंट बढ़ेगी तो आईसी की भी करंट बढ़ जाती है। यानी यहाँ से अगर हम चार्ज देंगे, यानी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, इधर इधर किसके कारण फ्लो हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो मान लो पहले 2-2 की टर्म में जा रहे थे, उसके बाद मान लेते हैं 4-4 की टर्म में, इसके बाद यानी 4-4 की टर्म में आने शुरू हो जाएंगे और करंट आपका बढ़ जाता है, करंट आपका बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, लेकिन कितना बढ़ेगा, मान लीजिए हमने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया 50, मान लो पहले 2-2 आ रहे थे, फिर हमने और बढ़ा दिया 10-10 कर दिए, तो क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 10, फिर 10, फिर 10। अब इसके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये लेगा कहाँ से, वो इधर से आएंगे, वो किधर से आएंगे, इधर से, ये बना कर देगा, ये किससे लेगा, VCC, ठीक है। लेकिन कितने आएंगे, मान लो हमने 50 कर दिया, 50 आ जाएंगे, किस टर्म में आएंगे, 4-4 की टर्म में। 100 कर दिया, 4-4 के। लेकिन अगर हमने 150 कर दिया तो इसमें मान लो 150 कर दिया, लेकिन ये फिर भी हमने देखा कि इसमें 100 ही फ्लो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 100 ही फ्लो हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने हैं, 100 ही हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं। फिर वो क्या हो जाता है, सैचुरेट, यानी 100 चार्ज कैरियर्स ही फ्लो हो रहे हैं, वो उतना ही करंट बना रहे हैं। अब वो 100 खत्म हो गए तो फिर बाद वाले और ज़्यादा 100, अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो और ज़्यादा 100 वो कहाँ से लेगा, ये वाले 100 खत्म हो गए, फिर वो 100 यहाँ से बनाएगा और फिर वो फ्लो होंगे, यानी करंट क्या होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, करंट क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाली स्टेज क्या होगी आपकी, थर्ड वाली स्टेज हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, थर्ड सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेशन स्टेट in which IC becomes saturation, saturate। उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा, यानी पर्टिकुलर अमाउंट में ही क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब जब हम IB को चेंज करते हैं तो देखिए, IB को जब हम यहां से चेंज करते हैं तो IC में कितना चेंज होता है, IB में जब हम चेंज करते हैं तो IC में कितना चेंज होता है, तो वो हम देखते हैं। देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एक बार इसको नोट करिए, जल्दी नोट कर लीजिए। आइए हम इसके ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम, कितना आउटपुट हमें मिलेगा अगर हम IB में कुछ चेंज करते हैं, तो आउटपुट में कितना चेंज होगा IC में, और वो चीज़ हम निकालते हैं कैसे, और उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं हम। देखिए ये हमारा क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है हमारा IC। अब हम देखते हैं जैसे जैसे ये कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, रिवर्स बायसिंग का, किसका, ये वाला, ठीक है। फिर हमने एक और वैल्यू ली, किसकी, ये क्या है, IB, K1 K2 ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये हमारे कुछ वोल्टेज हो गई, टू 4 6 8 10, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
ये IB और ये IC और ये वोल्टेज हमारी। अब ये ग्राफ, ये हमारा किसका ग्राफ है? रिवर्स बायसिंग का। ट्रांजिस्टर की जो हमारा आउटपुट है ये उसका ग्राफ है, ठीक है, रिवर्स बायसिंग का। अब इसमें देखिए हम क्या एम्पलीफाई कर सकते हैं, जैसे जो हम इनपुट में करंट देते हैं या वोल्टेज देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हमें आउटपुट में क्या मिलता है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे करंट गेन, हमें आउटपुट में कितना गेन मिलेगा, कितना हमें उसका आउटपुट मिलेगा, वो देखिए हम उसको टर्म का नाम देते हैं, देखिए करंट गेन। करंट गेन हम कैसे निकालेंगे, करंट गेन, ठीक है, करंट गेन। इनपुट में हम क्या देते हैं, इधर से IB, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने क्या किया IB, तो करंट गेन, करंट गेन वाली टर्म को हम क्या नाम देते हैं, देखिए ये दो तरह का होता है, एक AC और एक DC, ठीक है। AC करंट गेन, करंट गेन, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ IC डिवाइड बाई IB, कि IB की वैल्यू पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें IC कितना मिलता है, IB की पर्टिकुलर वैल्यू पर, इसको बोलते हैं हम बीटा AC। इसका क्या नाम रखते हैं, बीटा AC। कुछ बुक में हो सकता है कि अल्फा AC भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग वो सिंबल यूज़ करते हैं, ये अपने अपने राइटर का तरीका होता है। इसको क्या बोलते हैं, AC करंट गेन, ठीक है। ये किस किस का रेशियो है, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट, यानी आप इसको लिख सकते हो आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, ठीक है। ये तो हो गया AC की, सॉरी AC नहीं DC, सॉरी ये है DC, आप इसको DC कर लीजिए, हाँ DC। अब सेकेंड टाइप क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ AC करंट गेन देखिए ये क्या होता है, देखो आउटपुट करंट, देखो IB की एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लो हमने कुछ भी ली, देखो ये हमने ले ली, इसको मिली में ले लिया, मिली एम्पियर, ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसको हमने ले लिया 5 10, या फिर आप लिख लीजिए 10 20 30 40। देखो कितना चेंज हुआ, अगर हम IB में 10 से 20 चेंज करते हैं, यानी कितना चेंज किया, 10 से 20। ये वाला जो करंट होता है बहुत छोटा है, इसको हम लेते हैं माइक्रो एमीटर में, और ये वाला क्या होता है हमारा मिली एम्पीयर। इनपुट वाला करंट हम किस में, माइक्रो में रखते हैं, और ये वाला हमें क्या, मिली में। तो इन दोनों का रेशियो कि IB की इस वैल्यू पर ये वाला करंट हमें कितना मिल रहा है, IB की इस वैल्यू पर ये वाला हमें करंट कितना मिल रहा है, IB की इस वैल्यू पर ये वाला हमें करंट कितना मिल रहा है, तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, DC करंट गेन, ठीक है। अब AC करंट गेन क्या होता है, देखिए AC करंट गेन वो होता है कि IB की वैल्यू में हमने कितना चेंज किया, IB की वैल्यू में हमने कितना चेंज किया। मान लो K1 की वैल्यू कितनी थी, IB की वैल्यू यहां पर कितनी थी 10 माइक्रो एम्पियर, यहां पर हमने कितनी कर दी 20 माइक्रो, कितना चेंज किया, चेंज इन IB, यानी इसकी किस किस का रेशियो होगा, चेंज इन, ये किस किस का रेशियो होगा, IC डिवाइड बाय चेंज इन IB इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, बीटा AC, बीटा AC यानी चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। देखो अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 10 से 20 कर दिया, ये कितना आ गया हमारा, यहाँ पर कितना था, हम इसको 1.5 लेते हैं, यहाँ पर कितना आ गया 3.2, तो चेंज इन IB कितना हो गया, देखो 20 - 10 कितना किया, 10 माइक्रो एम्पियर,
ठीक है। चेंज इन आईसी हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली जो कंडीशन हमारी, ये वाली हम इसको मान लेते हैं 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है, और ये वाली कितनी है 3.2, तो इसको हम क्या कैसे निकालेंगे 3.2 माइनस 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है, कितना हो गया ये 1.7 मिली एम्पियर। तो कितना चेंज आया, बीटा एसी की वैल्यू कितनी आएगी, निकालिए, आईसी 1.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पर कितना रह गया -5 ऊपर जाकर कितना हो गया -5 कितना हो गया ऊपर जाकर +5 -3 +5 कितना हो जाएगा +2, तो 1.7 इंटू 10⁻² मतलब 170 यानी बीटा एसी की वैल्यू। यानी इसका मतलब हुआ क्या कि आपने कुछ इनपुट में वोल्टेज दिया, करंट दिया, उसका आपको आउटपुट कितना मिलेगा 170 टाइम्स, यानी आपने 1 दिया तो आपको आउटपुट में कितना मिलेगा 170, आपने 10 दिया तो कितना मिलेगा 1700। तो ये इतना एम्पलीफाई इस करंट को करता है, कौन, एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा आप आईबी में चेंज करोगे हमें उतना ही ज़्यादा आईसी में चेंज करेगा। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यही वो चीज़ है जो हमें समझनी है कि आईबी में चेंज होने के बाद आईसी में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। ये दोनों चेंज हम निकाल सकते हैं। दिस इज करंट गेन, क्या है करंट गेन, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए। फिर हम वोल्टेज गेन क्या होता है और पावर गेन क्या होता है, वो दोनों भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वोल्टेज गेन क्या होता है। वोल्टेज गेन करंट एम्प्लीफिकेशन में हम करंट गेन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज गेन क्या होता है, फिर उसके बाद पावर गेन क्या होता है। सेकंड टर्म वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे एसी वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है। इसका सिंबल हम यूज करेंगे AV, ठीक है। ये क्या होता है कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। देखिए तो क्या हो जाएगा डेल्टा VC डिवाइड बाय डेल्टा VI, ठीक है। अब AV ये हो जाए, यानी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। अब V का फॉर्मूला बताइए, यूजिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला क्या होता है, VC किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, V की जगह डेल्टा IC इंटू RO आउटपुट डिवाइड बाय डेल्टा IB R। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB ये क्या होता है, देखो ये वाली टर्म क्या होगी, अरे अब ये तो हमने पढ़ा था, क्या नहीं आ रहा याद, डेल्टा IC, अरे डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB बीटा AC चेंज, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बीटा AC इंटू में RO डिवाइड बाय RI, ठीक है। तो वोल्टेज गेन कितनी होगी, ये वाली टर्म बीटा AC इंटू RO क्या है हमारा, RO है आउटपुट रेजिस्टेंस और RI क्या है इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेशियो। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा AC इंटू RO डिवाइड बाई RI, ये किस किस का रेशियो है, आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का, और इसको बोल सकते हैं हम रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, AV की, ठीक है। दिस इज AC वोल्टेज गेन कितना हमें आउटपुट मिलता है, क्या क्या चीजें चेंज होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पावर गेन क्या होता है, थर्ड पॉइंट पावर। ये सारी चीजें आपको उसमें बहुत काम आएंगी जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जब हम किसकी, जैसे एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे वहाँ पर कितना करंट हमें एम्पलीफाई होके मिलेगा, कितनी पावर ज़्यादा मिलेगी, कितनी वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो पावर गेन, पावर गेन क्या होगा अब तो आप समझ गए होंगे। पावर गेन हम किसे बोलते हैं? पावर गेन होता है कि रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। पावर गेन क्या होगा? एसी पावर गेन, एसी पावर गेन। क्या होगा? चेंज इन आउटपुट पावर, आउटपुट डिवाइड बाय पावर डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू, नॉर्मली हम पावर का फॉर्मूला कहते हैं VI। क्या होता है VI? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन VC इंटू VI, चेंज इन IC डिवाइड बाय चेंज इन VB, VI इंटू में चेंज इन IP। ठीक है, डेल्टा ये अभी हमने पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है? AB के। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AV इंटू डेल्टा IC, और ये दूसरे वाला क्या बन गया? IC अपॉन IB, ये कितना हो गया? बीटा AC। एक ये फॉर्मूला हो गया, वोल्टेज इंटू क्या? वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। देखो ये वाला रिलेशन, ये वाला रेशियो और ये वाला, दोनों चीजें अभी हमने डिस्कस की। किसमें? ये वाला क्या था? वोल्टेज गेन, और ये वाला क्या था? करंट गेन। ठीक है, अब एक चीज और, हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। V किसके इक्वल होता है? डेल्टा VC, IC इंटू में RO इंटू डेल्टा IC डिवाइड बाई डेल्टा IB इंटू RI इंटू डेल्टा IP। तो ये किसके इक्वल हो गया? दोनों का स्केयर हो गया, तो डेल्टा IC का स्केयर डिवाइड बाई डेल्टा IB का स्केयर इंटू RO डिवाइड बाई RI, और ये क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? यहीं पे लिख लेते हैं, बीटा AC का स्केयर इंटू में RO डिवाइड बाई RI। तो पावर किसके इक्वल होगी? पावर हो जाएगी हमारी, हम यहां पर मैं उसको लिख लेता हूं, AC पावर गेन किसके इक्वल होगी? बीटा AC का स्केयर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके कौन कौन से? करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन के तीनों। तो ये वाले रिलेशन हम आगे एम्पलीफायर में बहुत यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि करंट गेन क्या होता है, चेंज इन करंट गेन। एसी और डीसी इन दोनों का आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। डीसी का मतलब क्या होगा? चेंज इन नहीं, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। और एसी गेन का मतलब क्या होगा कि चेंज इन आउटपुट करंट, यानी इनपुट वाले करंट में चेंज करने से आउटपुट वाले करंट में कितना चेंज होगा, दैट इज करंट गेन एसी। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज गेन, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, और ये वाला हमारा रिलेशन आया। उसके बाद पावर गेन, चेंज इन आउटपुट पावर टू द चेंज इन इनपुट, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। और यहाँ से हमारा रिलेशन ये भी आप यूज कर सकते हो। ए भी अगर आपको ये दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो, पावर गेन निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। अगर अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज कर, अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। इसको जैसे ये हो जाएगा बीटा AC स्केयर इंटू R0 अपॉन RI। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम पढ़ेंगे कि स्टेज जो हम पढ़ रहे थे, एक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, वो हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर, कौन सी एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं और क्या होता है, एक्टिव स्टेज कैसे होती है, और उसका ग्राफ की हेल्प से हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो आइए अब हम स्टेजेस को हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टेज बनती है, एक्टिव स्टेज कैसे काम करती है, एक्टिव स्टेज होती क्या है। ठीक है,
कट ऑफ स्टेज क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज क्या होती है और सैचुरेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, ये हमने वही वाला एग्जांपल लिया, एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, वही वाला सर्किट। अब हम इसमें कुछ इनपुट भी लगा सकते हैं, जैसे इनपुट अगर हम वोल्टेज देना चाहें, कुछ इनपुट हम डालते हैं तो आउटपुट हम क्या मिलते हैं, इनपुट हमें कहाँ से देते हैं, हम यहाँ से ही देते हैं इनपुट, ऐसे, ये ऐसे इनपुट कोई भी वी आई, और आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से, आउटपुट हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इनपुट में, जैसे हम माइक्रोफोन में बोलते हैं, माइक में बोलते हैं, और आउटपुट जैसे यहाँ पर माइक्रोफोन लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, लाउड स्पीकर। इनपुट हम यहाँ से देंगे और आउटपुट हमें, आपने देखा होगा कि इनपुट हम बोलते हैं आराम से और आवाज़ जो स्पीकर में आती है बहुत तेज़ आती है, दैट इज़ एम्पलीफिकेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं वोल्टेज गेन, करंट गेन। अब डिफरेंट टाइप, पहली स्टेज हमने क्या पढ़ी थी, देखिए कट ऑफ स्टेज, कट ऑफ स्टेज, दूसरी कट इन, यानी ये थी इनएक्टिव, और ये थी एक्टिव स्टेज, और थर्ड वाली क्या थी हमारी, सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, देखिए अब कैसे ये तीनों कैसे होते हैं। वोल्टेज हम ग्राफ बनाते, देखिए देखो आईसी और वोल्टेज और उसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है। हाँ, वी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट, क्योंकि हम वोल्टेज का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने फॉरवर्ड बायसिंग में हमने पढ़ा है, देखो फॉरवर्ड बायसिंग जब हम इनपुट देते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे इस वाले स्टेज में धीरे 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 जब हम देंगे, देखो अब उससे पहले, हाँ उससे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं कि वोल्टेज की इक्वेशन की कैसे किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला सर्किट डायग्राम यूज़ करेंगे और ये वाला यहाँ से करंट जाता है और ये ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। देखिए फर्स्ट वाले लूप में, इसमें यहां से इनपुट वाले लूप में इनपुट, ठीक है, तो यहां से गए तो क्या होगा, आई बी इंटू आई आर, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इधर आई बी इंटू आई आर और ये वाला, ठीक है, ये क्या है, प्लस वी बी ई, वी बी ई, इधर क्या आ जाएगा, माइनस वी बी बी इज इक्वल टू, क्योंकि कौन सा सेकेंड लॉ हम यूज करते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ऑल द टर्म्स विल रिमेन, यानी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से इक्वेशन हमारी क्या बनती है, वी बी बी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वी बी बी, जो हमारा इनपुट आ रहा है, वी आई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस आई बी आई आर। ठीक है, वी सी इज इक्वल टू वी बी ई प्लस आई बी आई आर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे इनपुट की होगी। आउटपुट की देखिए, अब हम सेकंड लेते हैं आउटपुट। आउटपुट वाली टर्म में इसमें हम क्या लगाते हैं, देखो यहाँ से जो करंट जाता है और यहाँ से जो करंट जाता है, कुछ करंट तो यहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यहाँ यहीं पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करंट बनेगा, यहाँ से करंट गया आई सी आर, ठीक है, ये क्या है हमारा VCC, और यहाँ से प्लस VCE। आउटपुट हमें किससे मिलता है, इससे VCE निकालना है अब हमें, और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
क्या हो जाएगा, VCC इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 0। अब हमें यहाँ पर आउटपुट, यहाँ से जो करंट आया आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा। अब इसकी यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, VCE। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, VCC। इसको हम इधर लेके आएंगे RO माइनस ICRO। ठीक है, इनपुट यानी आप इसको लिख सकते हो V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRO। अब देखिए इनपुट ये I है और ये हमारा आउटपुट। जब पहली स्टेज, अब हम पहली स्टेज को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वाली स्टेज। व्हेन IB 0 देन IC क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर IC 0 है, देखिए इस वाले टर्म में, आउटपुट वाले टर्म में IB 0, ठीक है, IC 0, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हुई, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि IC और ये वाली टर्म इसमें से माइनस होकर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। तो अगर IC 0 है तो ये वाली किसके इक्वल हो जाएगी, देन उस केस में क्या होगा, VO इज इक्वल टू VCC यानी मैक्सिमम। तो आउटपुट मान लीजिए ये हमारी मैक्सिमम है, तो और ये कब तक रहती है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक रहती है, क्योंकि हमने जो ग्राफ पढ़ा हुआ है फॉरवर्ड उसका, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही IC फ्लो होता है। क्योंकि ये वाला ग्राफ हमने देखा था ना, कि ये वाला यहाँ तक क्या रहता है, IB 0, तो IC भी क्या रहेगा, 0। तो मान लेते हैं ये वाली स्टेज, यहाँ तक कोई भी करंट आउटपुट हमें नहीं मिलता, तो यहाँ तक क्या रहती है, वोल्टेज आपकी कांस्टेंट, करंट फ्लो नहीं होता। तो ये वाली स्टेज कौन सी होगी, कट ऑफ। कौन सी होगी, कट ऑफ, यानी इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम IB ये बढ़ाते हैं, IB बढ़ता है, वैसे वैसे ICB क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, IC भी फ्लो होना शुरू हो जाता है। IC फ्लो होगा तो आउटपुट वोल्टेज ये क्या होगी, IC, ये वाली टर्म कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, और ये फिर वो ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी, ऐसे। और एक कब तक होगी, क्योंकि IC एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर क्या हो जाएगा, सैचुरेट, उसके बाद वो कम नहीं होगी, और फिर वो ऐसे जाकर फिर ऐसे वो सैचुरेट हो जाएगी यहां पर जाकर। तो ये वाली जो स्टेज है, यहां तक क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यहां तक क्या करता है कि एक ट्रांजिस्टर काम करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेज, यानी कट इन स्टेज। और उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, उसके बाद ये सैचुरेट हो जाता है, ये वाली स्टेज। ठीक है, उसके बाद ये सैचुरेट, यानी 3 स्टेज होगी। और ये कौन सी स्टेज होगी हमारी, सैचुरेशन स्टेट। ये कौन सी होगी, सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है, लगातार करंट फ्लो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, ये इसमें क्या हो रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन वोल्टेज हमारी क्या हो रही है, लगातार कम। उसके बाद ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट। उसके बाद क्या हो जाती है हमारे आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट, क्योंकि IC भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट, सैचुरेट हो जाता है। IC को सैचुरेट हो गया तो हमारा आउटपुट यानी VC भी क्या हो गया, सैचुरेट। अब ये वाली एक्टिव स्टेज, ठीक है, ये क्या है हमारा, कट ऑफ, इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं है, उसके बाद करंट फ्लो। अगर हम अब देखिए ये स्टेज, 3 स्टेज होती है ट्रांजिस्टर की। अब हम इस ऐसे डिवाइस को हम एक तरह से यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्विच। अगर मान लो यहाँ पर करंट, यहाँ पर बंद है बिल्कुल, स्विच ऑफ, कट ऑफ, कुछ भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, यहाँ पर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रही है। अब अगर हम इस वाली स्टेज को, ये वाले को, अगर हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाए, ऐसा सर्किट हम यूज करें, ये वाली स्टेज को बिल्कुल मिनिमाइज कर दें, बिल्कुल मिनिमाइज, यानी बीच वाली स्टेज आए ही ना, या तो कट ऑफ या फिर सैचुरेशन, या तो करंट आए या फिर कॉन्स्टेंटली आए, ठीक ना आए, और या फिर कॉन्स्टेंटली आए। तो ये वाली स्टेज को अगर हम, ये बिल्कुल बीच वाली स्टेज को अगर हम खत्म कर दें, ऐसे खत्म कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, यानी जैसे हमारा स्विच होता है ना, टॉगल स्विच, जैसे ऑन किया फैन ऑन, ऑफ किया फैन ऑफ। तो अगर बीच वाली स्टेज को अगर हम बंद कर दें तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं,
इस डिवाइस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्विच की तरह, और उसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अगर हम बीच वाली एक्टिव स्टेज को हम मिनिमाइज कर दें, यानी बिल्कुल जीरो के बराबर कर दें, ठीक है। तो लेकिन स्विच जो है नॉर्मली हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, लेकिन अब इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टेज और ट्रांजिस्टर की स्टेज तो है हमारे सिलेबस में, और उन्हीं स्टेज से हम पता कर सकते हैं कि हम स्विच कैसे बना सकते हैं। इन 3 स्टेज से हम स्विच कैसे बना सकते हैं कि बीच वाली स्टेज को ही हम गायब कर दें। बीच वाली स्टेज को गायब करेंगे तो इसमें करंट, ये क्या है हमारा ऑफ, और ये क्या है हमारा ऑन। बीच वाली स्टेज को गायब कर देंगे तो ये कैसे काम करने लगेगा, स्विच की तरह। इस प्रकार एक ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, और ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं ये हमारे सिलेबस में है, और ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द 3 स्टेज। और कुछ टर्म हमने पढ़ी कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होते हैं, करंट गेन से, उससे फिर हमने वोल्टेज गेन भी निकाला और फिर पावर गेन भी निकाला। अब हम उन्हीं को यूज करेंगे आगे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू वेरी मच।